स्वागत है नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कंप्यूटर की क्या क्षमताएं हैं, क्या कैपेसिटी होती है, क्या वो आज की क्लास में सीखेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है और कितने डेवलपमेंट हुए, क्या क्या अब विस्तार किए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? कंप्यूटर का इतिहास मानव के बड़ी मात्रा में संख्याओं को गिनने के प्रयास पर आधारित है। सबसे पहले कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था तो मेन इसका जो रीज़न था वो ये था कि लोगों के पास कैलकुलेट करने के लिए कोई मशीन नहीं थी। लोग पहले अपने कैलकुलेशन को उंगलियों पर या ज़मीन में निशान बनाकर कैलकुलेटिंग किया करते थे। तो यही मेन उत्पत्ति रही कंप्यूटर को इन्वेंशन करने की या इनोवेट करने की। तो इस तरह संख्याओं को गिनने की क्रिया के कई तरह के संख्यांकन तंत्र का आविष्कार किया गया, जैसे बेबीलोनिया संख्यांकन तंत्र, दूसरा है ग्रीक संख्यांकन तंत्र, तीसरा है रोमन संख्यांकन तंत्र और चौथा इंडियन संख्यांकन तंत्र। इन सभी में इंडियन संख्यांकन तंत्र को विश्व द्वारा अपनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, यह आधुनिक दशमलव संख्यांकन पद्धति 0 से 9 पर आधारित है। इसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर मशीन के क्षेत्र में विकास से संबंधित कुछ बातों पर हम आज चर्चा करें। सबसे पहले बनाई गई गणना करने वाली मशीन जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रही, उसका क्या है, प्राचीन काल के मनुष्यों को बड़ी संख्या की गणना करने के लिए मशीनी युक्त बनाने में पीढ़ियां लग गईं। मतलब ये कैलकुलेटिंग मशीन बनाने में काफ़ी समय लग गया। पहली गणना करने वाली मशीन अबेकस कहलाई, जिसे मिस्र व चाइना के लोगों द्वारा विकसित किया गया। जो अबेकस फेमस है, जो अभी भी लोगों को सिलेबस में या फिर पढ़ाया जाता है, चाइनीज़ वगैरह में भी, स्कूल्स में भी इससे टीचिंग कराई जाती है, लेकिन अपने यहाँ भी उतना इस पर फोकस नहीं किया जाता है। उसको मिस्र व चीन के लोगों ने मिलकर बनाया, जिसको अबेकस के नाम से जाना गया। अबेकस शब्द का अर्थ है गणना करने का बोर्ड, जिसमें क्षैतिज स्थित छड़ें लगी होती हैं और इनमें कंकड़ लगे होते हैं। मतलब जैसे कि अब गांव वगैरह में वो होती हैं खिड़कियां, उसी में रॉड लगी होती, उसी टाइप का ये भी होता है। उसमें सिर्फ अलग से कंकड़ लगा दिए जाते हैं, उसी को हम इधर उधर मैनिपुलेट करके संख्या का आकलन करते हैं। इसमें क्षैतिज स्थित में छड़ें लगी हुई हैं। प्रत्येक छड़ में 10 मोती लगी होती है, जिसे आप रबड़ का भी कह सकते हैं। क्षैतिज छड़ें इकाई, दहाई, सैकड़े आदि को प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद 1823 ईस्वी में इंग्लैंड के चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जो विशेष प्रकार की गणितीय गणनाएं करती थी। अभी तक इसके पहले जो अबेकस था वो सिर्फ संख्या को मैनिपुलेट करता था और अपने उस क्षैतिज में लगी हुई जो भी गोटियाँ थी उसके हिसाब से। अब चार्ल्स बेबेज ने कुछ नया बनाया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हिसाब से कुछ बनाया। इसे डिफरेंशियल इंजन भी कहा जाता था। बाद में उसने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जर्नल मशीन बनाई, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। क्योंकि धीरे धीरे चल के ये था कि जैसे जैसे हमें नई चीज़ मिल रही थी, ये क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी कि हाँ कुछ अब और चाहिए जो और बेहतर कर सके। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी। उसके बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यांत्रिक कैलकुलेटर विकसित किया गया, जिसमें मशीन गणना के सभी प्रकार शामिल थे। 1960 से पहले इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। मतलब 1960 के पहले सिर्फ यांत्रिक कैलकुलेटर का ही अधिकतर उपयोग किया जाता था, क्योंकि इसे उपयोग करने में आसानी थी और काम फास्ट हो जाता था। इसके बाद मशीनी कैलकुलेटर के रोटेटिंग पार्ट को इलेक्ट्रिकल मोटर में बदलाव किया गया, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल मोटर कहा गया। आगे देखते हैं तो आता है इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर का प्रयोग 1960 में इलेक्ट्रिकल ट्यूब के साथ हुआ, जो कि काफ़ी भारी होता था, क्योंकि जो ट्यूब होती थी वो काफ़ी बड़ी होती थी। जैसे आप अभी भी देख लो, जो बल्ब आते हैं 20 रुपए के मिलते हैं रेड वाले,
इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था, इस वजह से ये ज़्यादा वोल्ट भी खाते थे और काफ़ी इनका वज़न भी होता था। लेकिन इसके बाद इसका स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया और परिणाम यह हुआ कि इन कैलकुलेटर का आकार बहुत छोटा हो गया। जैसे कि बल्ब के जगह पर अब एलईडी आ गया है, तो कॉस्ट भी कटिंग हो गई और पावर भी कम कंज्यूम हो रहा है और कॉस्टली भी उतना नहीं बैठ रहा है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ऐसा नहीं, अगर 100 रुपए का एलईडी बल्ब है तो वो उसकी अपेक्षा कम है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर सभी प्रकार की मशीनी गणनाएं और दूसरी गणनाओं के कार्य को कर सकता है। यह कुछ मात्रा में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के काम भी आता है। कुछ कैलकुलेटर को कुछ गणनाएं पूरी करने के योग्य बनाया जा सकता है। आगे अब बात करें तो कंप्यूटर के कई पीढ़ियां रही हुई हैं, जिसमें से मुख्य रूप से कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या रहीं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और परिणाम यह है जो आज आप देख रहे हैं। आज के कंप्यूटर में भी पिछले 50 वर्षों में तेजी से बदलाव आए हैं। यह काल हुआ था जिसमें कंप्यूटर के आविष्कार को स्थान मिला। कंप्यूटर की प्रकारों विशेषताओं के आधार पर 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर को बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाई। तो अब कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की ओर मूव करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी जो रही, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में थर्माइन वैल्यू का प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते थे, इन पर प्रोग्राम बनाना काफ़ी कठिन था और इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, जिनकी वजह से इसमें मतलब काफ़ी हैवी हो जाता था। लाइक एक रूम के बराबर, मतलब एक हैवी रूम हो वो समझ लो कि एक कंप्यूटर है, ना कि आज के अपेक्षा में एक लैपटॉप या मिनी कंप्यूटर रख लें आप। तो ENIAC यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1946 में यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के जॉन एकार्ट और जॉन माउची द्वारा बनाया गया। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर रखा गया है। ये कम से कम 30 से 50 फीट लंबा और 30 टन भारी इसका वजन था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे और 70,000 रजिस्टार्स और 10,000 कैपेसिटर्स और आवश्यक 1,50,000 वाल्ट की बिजली लगी हुई थी। आज का आपका चहेता कंप्यूटर अनेक गुण शक्तिशाली है जितना कि NSI, जबकि आकार काफ़ी छोटा है। आप ये समझ लो कि इतनी कैपेसिटी, 30 से 50 फीट का लंबा और 30 टन का भारी और 1.5 लाख वोल्ट कंज्यूम करने वाला कंप्यूटर की अपेक्षा में जो आज की कंप्यूटर हैं उससे बहुत फास्ट है। तो ये सब हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी इनमें का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, ये सब उसी की देन है। तो ADVAC इसके बाद आया 1950 में। इसे इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका विकास 1950 में किया गया। डाटा संग्रहित करने का तर्क और आंतरिक निर्देश की बात इस समय में सामने आई। इसी डाटा संग्रहण और निर्देश ग्रहण करने की क्षमता अन्य कंप्यूटरों की तुलना में अधिक थी। दूसरे लाभों में तेजी से निर्देशों को ग्रहण करना की और तार्किक निर्णयों को आंतरिक रूप से लेने की क्षमता शामिल थी। अब बढ़ते हैं, प्रथम पीढ़ी के और भी कई सारे कंप्यूटर रहे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला कंप्यूटर था ADSAC। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं और यह MB बिल्किस द्वारा 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया। उसके बाद आता है UNIVAC। एकार्ट माउची और माउची ने यूनिवर्सिटी अकाउंटिंग कंप्यूटर द्वारा 1951 में इसे तैयार किया। तो ये था प्रथम पीढ़ी का थोड़ा सा बैकअप। अब आगे देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की सीमाएं और उनकी कमियां क्या थी। तो प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे उनमें कार्य करने की गति काफ़ी धीमी थी, बिजली बहुत ज़्यादा खपत थी। इसमें लगने में, मतलब इसको परचेज करने में या इसको अफोर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा जगह
चाहिए था क्योंकि हमें हैवी था, कम से कम 30 से 50 फीट का जगह चाहिए था, वो भी क्लीन और कूल चाहिए था। उसके बाद प्रोसेसिंग करने की इसमें क्षमता बहुत कम थी और ये कॉस्टली बहुत बैठते थे, हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो ये रहा प्रथम पीढ़ी का सारांश। अब बढ़ते हैं सेकेंड पीढ़ी की ओर, जो 1955 के दशक में शुरुआत की गई। 1955 के लगभग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का स्थान छोटे ट्रांजिस्टर ने ले लिया। तो पहली चीज़ तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज होने लगी, जो कि आजकल रेडियो में आपको देखने को मिल जाता है। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की तुलना में छोटे होते हैं और इनकी कार्य की गति तीव्र होती है। इनमें कोई तंतु नहीं था, न ही ताप की आवश्यकता, इनकी उत्पादन लागत भी कम थी। इस प्रकार से कंप्यूटर का आकार स्वतः ही छोटा हो गया था। यह द्वितीय पीढ़ी थी जिसमें सीपीयू भाग को शामिल किया गया तथा मेमोरी, प्रोसेसिंग भाषा और इनपुट आउटपुट युक्तियों का विकास किया गया। प्रोसेसिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल, फोर्टोन आदि का विकास इस समय के दौरान में किया गया है। तो जब से ट्रांजिस्टर आया वैक्यूम ट्यूब की जगह, तो ये सबसे पहली चीज़ तो जगह कम कर दिया, उसके बाद बोल्ट भी कम लेने लगा और जब चीज़ें छोटी हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस थी वो भी रिड्यूस हो गई और स्पीड भी इसकी वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ये थोड़ी ज़्यादा थी। तो आइए एक तरफ देखते हैं कि सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर कौन कौन से थे। IBM 1620, इसका आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से काफ़ी छोटा था तथा इसका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। तो द्वितीय पीढ़ी का जो IBM 1620 था, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा रहा और इसको वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह में यूज किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट जो आया IBM 1401, इसका आकार छोटे से मध्यम तक था और व्यापारिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसको और थोड़ा सा छोटा किया गया क्योंकि कॉस्टिंग और बिजनेस वगैरह के लिए थोड़ा अफोर्ड किया जा सके और साइज में भी छोटा रहे तो लोगों को आसानी हो। उसके बाद तीसरा आता है CDC 3600, इसका आकार बड़ा था तथा वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था क्योंकि देखिए जहाँ जिस तरह का लोड चाहिए था उसी हिसाब से कंप्यूटर को छोटा बड़ा बनाया गया, क्योंकि अगर इक्विपमेंट छोटे लगाए जाएंगे तो प्रोसेसिंग वगैरह करने में स्पीड कम हो जाती है और इक्विपमेंट अगर बड़े रहेंगे तो उस समय के अकॉर्डिंग अगर हैवी वर्कलोड हमें चाहिए था तो उसको काफ़ी बड़ा बनाना पड़ता था। तो सेकंड पीढ़ी यहीं पे समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं थर्ड पीढ़ी की तरफ जो 1964 के आसपास आरंभ हुई। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 में प्रस्तुत किए गए। यह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग करते थे। इन्हें IC चिप्स भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट फॉर्म IC है। एक IC में अनेक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स एक पतली सिलिकॉन स्लाइस पर लगे होते हैं, अतः यह स्वाभाविक है कि कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि एक पतली सी परत होती है और उस पर बहुत छोटे छोटे से ट्रांजिस्टर टाइप और वैक्यूम टाइप में चीज़ें इंस्टॉल की होती हैं, तो उससे काफ़ी ये हो गया कि हमारा साइज़ धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है। इस दौरान विकसित कुछ कंप्यूटर थे IBM 360, ICL 1900, IBM 370, BAX 750, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक इस दौरान ही विकास की गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे होते चले गए और कीमत भी कम, ज़्यादा मेमोरी थी, प्रोसेसिंग करने वाले थे। मतलब धीरे धीरे करके साइज के अगर छोटा होता जा रहा था तो स्पीड बढ़ती जा रही थी और कॉस्टिंग हमारी कम होती जा रही, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट हमें कम लगाने पड़ रहे हैं और वोल्टेज हमारा लेस हो रहा है, मेंटेनेंस कम हो रहा है, तो रिड्यूस प्राइस रिडक्शन होते जा रहा है और लोग उसको धीरे धीरे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की तरफ जो 1975 में स्टार्ट हुई। वर्तमान समय के कंप्यूटर जो आप देखते हो वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो जिन्हें डेस्कटॉप कहा जाता है। 1975 में बनाए गए इसमें लार्ज स्केल के इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है, LISC, जो कि एक सिलिकॉन चिप पर बने हुए थे जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, क्योंकि अब सर्किट की जगह पे माइक्रो प्रोसेसर काम करना शुरू कर दिए जिसमें बहुत ज़्यादा और रिडक्शन हो गया। माइक्रो प्रोसेसर के विकास के कारण CPU को मात्र एक चिप पर स्थानांतरण करना आसान हो गया। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाए
बाद में LSICS का स्थान VLSICS वेरी लार्ज स्केल इन इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया। इस प्रकार से जिस कंप्यूटर को पहले रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता थी वह एक टेबल पर आने लगा। पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो कि आप स्कूल में देखते हैं, यह चतुर्थ पीढ़ी के ही कंप्यूटर हैं, जिन्हें आप डेस्कटॉप भी कह सकते हैं। आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, बैंक्स में, रेलवे स्टेशन और घरों में भी मिल जाते हैं। तो अब आते हैं फाइनली पांचवी पीढ़ी की तरफ कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी क्या रही और क्या इसमें अब स्थित है। 1990 के समय में कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र है। इसके अतिरिक्त यह पैरेलल प्रोसेसिंग भी करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विशेष उदाहरण यह है कि कंप्यूटर स्वयं अपने निर्णय लेता है और अभी भी इसका विकास जारी है। तो जो आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो सब फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं, जो कि काफ़ी फास्ट हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गूगल पे आप देखो, सिर्फ आप कुछ सेटिंग्स कर दो, वो आपके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दे देता है। और गूगल एलेक्सा आ गया है, अमेजॉन का भी एक इक्विपमेंट्स आता है कि आप उसमें सिर्फ आप कुछ अपनी डिटेल्स भर दो, वो आपके अकॉर्डिंग सोचता है, आपके सारे काम करेगा। तो ये सब पांचवें पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो कोशिश में अभी यही लगे हैं सब लोग कि ऐसा कुछ बना दिया जाए लाइक ह्यूमन, जैसा कि हम सोचते हैं वैसा कंप्यूटर भी सोचने लगे, जैसा कि रोबोट वगैरह हो गए, वो अब काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो कंप्यूटर का इतिहास यही समाप्त करते हैं और आज की क्लास